हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है शारदा बायोलॉजी क्लासेस के नए क्लास में। ठीक है, तो आज का लेक्चर थर्ड लेक्चर होने वाला है ह्यूमन फिजियोलॉजी के हार्ट एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी में। ठीक है, हमने इससे पहले हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट के बारे में जाना था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। फिर उस सेकेंड क्लास में हमने ये पढ़ा था कि हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, और आज हम ये पढ़ेंगे कि हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है और उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसा बताया था, जो हार्ट होता है इट इज एन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ब्लड को पंप करता है। ये ब्लड को पंप करने का मतलब है कि ईच सेल्स के पास ब्लड को पहुंचाने वाला जो मशीनरी काम करता है उसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। बात समझ में आई। ये जो हार्ट है इसमें सेक्शंस बने होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, जिस चैम्बर्स में क्या होता है कि ब्लड स्टोर्ड होता है, फिर वो वहां से निकल के बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है। बात समझ में आई। उसके बाद जो आप ये सेक्शंस देख रहे हैं, इसमें सेक्शंस में क्या होता है, इसके नाम रखे गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। हमने इससे पहले वाली क्लास में वेल्व्स के बारे में भी चर्चा किया था। जो वेल्व्स होता है ना, वेल्व्स का काम क्या होता है कि ये सेपरेशन मेंटेन करता है। ब्लड फ्लो को जो वो जिस डायरेक्शन में चलता है ना, उसको बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है, जिससे अपने कार्डियक सेल और अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी आपको। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है, today's topic is today we will talk about how many types of circulation is present inside the heart। कितने तरह के सर्कुलेशंस होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। जैसा हमने बताया था कल वाली क्लास में, जो हार्ट होता है इसमें दो तरीके से ब्लड इन करता है और एग्जिट करता है। इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। एक ब्लड जो है जो लंग से हार्ट में आता है, और दूसरा जो हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड निकल के बॉडी के पास पहुंचता है। इतना बात समझ में आई। तो सर्कुलेशन का मतलब यहाँ पे जो कितने टाइप के सर्कुलेशन हो गए, दो टाइप के। एक जो लंग से हार्ट में ब्लड आ रहा है, और एक हार्ट से जो ब्लड बॉडी में पहुंच रहा है। बात समझ में आई। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन यहाँ पे यदि हम लोग को यहाँ पे देयर इज टू टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स के सर्कुलेशंस प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं अपने ह्यूमन हार्ट में। यदि आप टिपिकली आप ह्यूमन हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आई। तो जो आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये अपर वाला जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। उसके नीचे होता है इंफीरियर वेना कावा। फिर उसकी जस्ट साइड में होता है अयोटा। अयोटा से फिर साइड में सटा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से जब आप और हल्का सा इधर देखेंगे तो वहां पे होता है पल्मोनरी वेन। अब देखिए यहाँ पे सबका सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा, ये क्या करता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है अपने बॉडी में उसको हार्ट तक पहुंचाता है। तो कौन? सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद जो ये अपना पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये क्या करता है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया जाता है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंचाया जाता है। जब लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है तो जो ये आर्टरीज हैं ये स्मॉल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ये कैपिलरीज लंग्स के अल्वियोली सैक में खुलता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे ट्रांसफ्यूजन होता है। वहां पे जो ब्लड अभी डीऑक्सीजनेटेड था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, वो अल्वियोली सैक में जाने के बाद उसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में बढ़ जाता है और वो डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। जब लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो उसको फिर हार्ट में पहुंचाया जाता है थ्रू पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ही लंग्स में जो प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पहुंचता है अपने हार्ट में। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। तो वो क्या करता है, अब जो ये हार्ट के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलरेडी आ चुका है वो उसको पंप करके अयोटा के थ्रू, ये जो आप थ्री जो चैम्बर्स देख रहे हैं 1, 2 एंड 3,
ये अयोटा होता है। इस अयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में प्रेजेंट होता है उसको बॉडी के हर एक पार्ट में रिलीज बैक कर देता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो ब्लड का सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो हो रहा है सुपीरियर वेना केवा, जिसको हम लोग सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। एक हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स में हो रहा है। तो सर्कुलेशन यहाँ पे दो तरीके से हो रहा है। एक तो हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक तो हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन कैसा हो रहा है? तो ये हो रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ये होता है कि हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, जो बॉडी से आया हुआ होता है, ठीक है, जो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, वो कहां पे पहुंचता है? तो वो पल्मोनरी वो ब्लड जो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पहुंचता है? तो लंग्स में पहुंचता है। क्या मैंने बोला कि जो अपना पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, वो हार्ट से निकलकर अपने लंग्स में पहुंचता है। जब वो लंग्स में पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है। यदि मैं ग्राफ की बात करूं, यदि मैं ग्राफ से इसको मैं समझाऊं आपको, तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है कि जो हार्ट में HEART, जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, वो पहुंचता है लंग्स में, वो पहुंचता है लंग्स में। किसके थ्रू पहुंचता है? तो वो पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचता है। मतलब कि जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, डी इज शॉर्ट फॉर्म, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था हार्ट के पास, वो लंग्स में पहुंचता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो ये आर्टरीज होते हैं ना, जो पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, ये जब लंग्स में पहुंचते हैं तो लंग्स में पहुंचने के बाद इनमें क्या होता है, जो आर्टरीज होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू सब ब्रांचेज, सब ब्रांचेज। उस ब्रांचेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। और ये कैपिलरीज खुलता है एल्वियोली सैक में। कहां खुलता है? एल्वियोली सैक में, जहां पे एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड होता है, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन मिलता है। तो मैंने क्या बोला कि हार्ट के पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट था, वो पहुंचता है लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। अब जब ये लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है कि लंग्स में एल्वियोली सैक प्रेजेंट होते हैं, उसमें ब्रैंकियोल्स होते हैं, वो छोटे छोटे चैम्बर्स में बटे होते हैं। जब ये पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में पहुंचता है तो ये ब्रांचेज में बढ़ जाता है। उस ब्रांचेज को हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। सब ब्रांचेज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। इस कैपिलरीज जो है ये खुलता है एल्वियोली सैक में। ये एल्वियोली सैक में ही here the actual transfusion of blood is happen। यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब जब ये काम हो जाता है तो फिर लंग से एक और वेन निकलती है। उस वेन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करता है? जब ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट हो जाता है ब्लड का, जब वो ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसमें जब भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड है, कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोबारा से पहुंच जाता है अपने हार्ट के पास।
दोबारा से पहुंच जाता है अपने हार्ट के पास। ये कंप्लीट जो यहाँ पे आप सर्कुलेशन देख रहे हैं ब्लड का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो आप कंप्लीट एक यहाँ पे आप पाथवे देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। एक बार फिर मैं बताता हूं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ कि ऐसा सर्कुलेशन जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो रहा हो। अब पल्मोनरी आर्टरी का काम ही होता है कि जो हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है उसको लंग्स तक पहुंचाया जाता है। फिर लंग्स में पहुंचने के बाद वो एल्वेओली सैक में कैपिलरीज में बढ़ जाते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो CO2 ब्लड होता है, CO2 रिच ब्लड होता है, उसमें से CO2 निकल जाता है और उसमें O2 भरना शुरू हो जाता है और वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, तो वो क्या होता है कि पल्मोनरी वेन के थ्रू ये पहुंच जाता है हार्ट में। अब ये हो गया, अब जब ये हार्ट में पहुंच जाता है, ये तो कंप्लीट पाथवे, इसी को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जब हो जाता है तो इसके बाद रोल प्ले होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। किसका रोल प्ले होता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। चलिए वो भी देखते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंड में जो हम लोग का शुरू होता है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, यदि मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको एक स्केच से बताऊं, हार्ट के डायग्राम से बताऊं, तो देखिए क्या हो रहा है। ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। ये क्या किया कि जो ब्लड जो अपने बॉडी में जो CO2 रिच ब्लड था उसको हार्ट में लाया। हार्ट के कहां पे लाया? तो राइट आर्टरियम में आया। राइट आर्टरियम से फिर ये कहां गया? राइट आर्टरियम से फिर ये गया राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ये बढ़ गया तो यहां से ये क्या हुआ कि ये चला गया आपको पल्मोनरी आर्टरी में। जब ये पल्मोनरी आर्टरी में गया तो पल्मोनरी आर्टरी से निकल के ये पहुंच गया लंग्स में। तो अब जब ये पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में पहुंचा और लंग्स में फिर ये जब ऑक्सीजन रीच हो गया, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में एंटर किया, तो इट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो बॉडी के पास CO2 रिच ब्लड होते हैं वो ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में इंटर होते हैं, हार्ट में इंटर होते हैं। और हार्ट के किस पार्ट में इंटर होते हैं? तो सबसे पहले राइट आर्टरियम में आते हैं एंड देन राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करने के टाइम में आपकी ATP बहुत ज्यादा खर्च हो रही है। व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इट्स मीन वी स्पेंड अ लॉट ऑफ ATP। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा ATP स्पेंड करते हैं। ठीक है, when we spend a lot of ATP then we need a lot of energy, तो हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। for the fulfill of that amount of ATP, उस लेवल का ATP को फुलफिल करने के लिए we need a fast respiration process, हमको फास्ट रेस्पिरेशन प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब we exhale and the inhale in a very fast way, तो हम लोग बहुत ज्यादा इनहेल एक्सहेल करना शुरू करते हैं। इट्स मीन दैट the contraction and the relaxation of heart is very fast at the time of exercise। जब हम लोग एक्सरसाइजिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम में जो अपना कंट्रैक्शन एंड रिलैक्शन मूवमेंट होता है हार्ट का, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। इट्स मीन हार्ट पंप द ब्लड इन अ वेरी फास्ट वे। जब मतलब किसका ये मतलब है कि हार्ट जो है ना वो ब्लड को बहुत ज्यादा फास्ट वे में पंप कर रहा है। कि क्यों कर रहा है? बिकॉज कि जब हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं तो जो हमारा सेल्स होता है तो उस पर लोड पड़ता है तो वो ATP खर्च करता है बहुत हाई अमाउंट में। तो उस ATP को फुलफिल करने के लिए ब्लड बहुत तेजी से उस सेल के पास पहुंचता है। तो जब बहुत तेजी से पहुंचता है तो उस टाइम में तो CO2 एंड तो O2 बहुत ज्यादा जल्दी से बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो
जो जब अपने बॉडी में CO2 बन रहा होता है, CO2 जो ब्लड में होता है वो रिच हो रहा होता है, तो उस ब्लड को पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं बताऊंगा अभी, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड में ऑलरेडी CO2 रिच ब्लड प्रेजेंट है वो सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो पहुंचता है हार्ट के राइट आर्टरियम में। जब राइट आर्टरियम फुलफिल पूरा भर जाता है तो उसके जो फ्लैप्स होते हैं, मतलब कि ट्राइकप्सिड वेल्व्स होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ट्राइकप्सिड वेल्व वो क्या होता है कि राइट आर्टरियम में जो ऑलरेडी CO2 रिच ब्लड प्रेजेंट होता है वो डायरेक्ट इंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, वहां से वो पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से हम लोग को जो पढ़ा था वहां से हो जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचता है तो वहां तक हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यदि हम एक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ग्राफ से समझाऊं जो आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में एक्चुअली हो क्या रहा है मैं बताता हूं आपको। ग्राफ में एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये है अपना बॉडी। व्हाट इज दिस? दिस इज बॉडी। बॉडी में क्या है? अभी CO2 रिच ब्लड है, CO2 रिच ब्लड है। ये CO2 रिच ब्लड जो है ये पहुंचा हार्ट में, ये पहुंचा हार्ट में। किसके थ्रू पहुंचा? तो सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा के थ्रू कहां पहुंचा? हार्ट में पहुंचा। हार्ट में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि ये हार्ट के राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल में पहुंचा। ठीक है, वहां से फिर ये क्या हुआ, ये चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, फिर वहां से चला गया लंग्स में, फिर ऐसे ही करते करते वो फिर प्रोसेस होता है। बात समझ में आई? तो आपका जो यहां तक जो है ये वाला प्रोसेस यहां तक, ये आपका कहलाता है यहां तक सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में क्या हुआ कि आप बॉडी के जो बॉडी में जो यूज्ड ब्लड होते हैं, यूज्ड ब्लड का मतलब कि जहां से ऑक्सीजन यूज हो जाता है उसको हार्ट में पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैं इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मतलब कि दोनों का एग्जांपल क्या होता है। तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का एग्जांपल मैं बताता हूं। सबसे पहले एक पहला एग्जांपल की हम बात करेंगे, किसका एग्जांपल की बात करेंगे? सबसे पहला एग्जांपल की हम बात करेंगे नंबर वन इज व्हेन, जब हम लोग कोई मील करते हैं, जब हम लोग कोई कुछ चीज खाते हैं तो खाना हम लोग के डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। कहां पे जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है। वहां पे क्या होता है कि डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो जब डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है तो जो अपना ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज यहाँ पे एटीपी लगना शुरू हो जाता है। जब हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था तो वहां पे हमने बताया था जब ग्लूकोज टूटता है, एट द टाइम ऑफ जब ग्लूकोज टूटता है मोनोसेक्राइड्स में, जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं जब हम लोग कुछ खाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि जब हम लोग खाने के बाद वो फूड में होता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो बन जाता है मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड से फिर वो बनता है एसिटाइल CoA। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एटीपी वहां पे खर्च हो रहा होता है, एटीपी हमें मिलता नहीं है, उल्टा बॉडी से एटीपी यूज होता है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए यहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो यही एक एग्जांपल है मील के बाद। जब हम लोग मील करते हैं ना तो हम लोग का ब्लड फ्लो बॉडी में इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि वहां पे एटीपी खर्च हो रहा होता है और ब्लड बहुत तेजी से पहुंचता है। तो एटीपी खर्च हो रहा होता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ब्लड में घट रहा है। तो जब तेजी से ब्लड पहुंचता है राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल, फिर वो पहुंच जाता है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए अब हुआ क्या कि दूसरा एग्जांपल हम देखें। दूसरा एग्जांपल में एक्सरसाइज का हम बात करेंगे। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस भी कंडीशन में सेम केस होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे एटीपी खर्च हो रहा होता है। कैलोरी बर्न, वहां पे हम लोग कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी बर्न करते हैं तो वी नीड एटीपी टू बैलेंस दैट अमाउंट ऑफ कैलोरी एंड दैट अमाउंट ऑफ एटीपी। उस लेवल का एटीपी और कैलोरी को फिर रिगेन करने के लिए बॉडी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। मतलब कि इनहेल एंड द एक्सहेल प्रोसेस जो है अपने बॉडी में वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तो एक्सरसाइज के में भी केस में यही होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस केस में भी यही होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब मैंने 2-3 कमेंट देखा था। ठीक है,
उसमें बताइए सर, एक बार दोबारा से आप बता दीजिएगा कि इसके लेयर्स के बारे में। ठीक है, मैं अभी उसी का बात करूंगा, मुझे याद है, मैं देखता रहता हूँ, तो आप टेंशन ना ले, मैं वो कवर कर दे रहा हूँ। देखिए, हार्ट जो अपना यूकैरियोटिक सेल्स होता है, जब मैंने सेल्स पढ़ा रहा था, कंपोनेंट ऑफ सेल प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं जाके। तो मैंने सबसे पहला बात ये किया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, इसकी जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं उसमें एक मेंबर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जिसको बनाता है, जिसके कारण जो अपना ऑर्गेन्स होता है उसको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके पास भी अपना एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, तो हम इसको ऑर्गेनल्स से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। बात समझ में आई? तो जो अपना हार्ट है, इसके पास भी प्रोटेक्टिव लेयर होता है, इसके पास भी प्रोटेक्टिव लेयर होता है। क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। देखिए, आप जो ये वाला बाहर वाला आप जो देख रहे हैं, ये बाहर वाला, इसको लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो आउटर पार्ट है हार्ट का, जिसके पास बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मस्कुलरिटी होता है, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा ये स्पंजी होता है, इसमें फ्लूइड भी होता है। फ्लूइड क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब का काम करता है। यदि हम इनकेस कहीं हम गिर जाते हैं, चोट लगता है, तो जो चोट का जो पावर होता है, उसमें जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करने में काम आता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है। फिर ये जो अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, इट इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। अब बीच वाला पार्ट आप मेसोकार्डियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बीच वाला पार्ट है जो हल्का सा वैकेंट होता है। ठीक है, अब जो ये पेरिकार्डियम होता है, इसमें जो सेल पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? यदि आप दिमाग में होगा आपको, तो मैंने क्लास में बात किया था, जो पेरिकार्डियम के इसके पास जो होता है, इसके पास होता है स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। इसके जो सेल्स होते हैं, मतलब इसके जो टिश्यूज होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल बोलते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियल सेल का क्या मतलब हुआ कि ऐसा टाइप का सेल्स, एक मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक अनोखा टाइप का सेल, जिसके पास ये कैपेबिलिटी होता है कि ये अपने आप को स्क्वीज कर सकता है, ये कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है, मतलब कि अपने पोजीशन से बाहर भी आ सकता है, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी आ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।